गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको कहना चाहिए कि राउल्ट का नियम, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन और बर्कले हार्टले विधि के बारे में आपको मैंने बताया। इसके बाद परासरण दाब भी मैंने आपको बताया। परासरण दाब क्या है, ऑस्मोसिस बताया और इसके बाद डिफ्यूजन भी बताया। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। आज मैं वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ गुणांक जो होता है, इसमें आज इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। इसमें दो शब्द आया है, वियोजन और संगुणन यानी डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो पहले हम वांट ऑफ गुणांक के पहले डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, यानी संगुणन या वियोजन है क्या, तब आप जब संगुणन या वियोजन आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या हो जाएगा बच्चों, यानी वांट ऑफ गुणांक आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज पहले हम वियोजन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब किसी विलेय का विलयन में वियोजन होता है, जब किसी विलेय पदार्थ का विलयन में क्या होता है, वियोजन होता है, तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या में वृद्धि होती है। विलयन में विलेय के कणों की संख्या में वृद्धि होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन कहते हैं बच्चों। तो फार्मूला क्या निकल के आता है वियोजन का, लिख लीजिएगा। अणु संख्या गुण अणु संख्या गुण अणु संख्या गुण इस समानुपाती क्या हो जाएगा, कणों की संख्या। क्या हो जाएगा बच्चों, कणों की संख्या। ठीक, अणु संख्या गुण क्या होता है बच्चों, अणु संख्या गुण क्या है, क्या इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वही क्या कहलाता है, अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है बच्चों। तो और आगे चलिए, इसको अगर सॉल्व करना हो तो अणु संख्या गुण यानी एक फार्मूला आपको और मिल जाएगा। अणु संख्या गुणधर्म बराबर अणु संख्या के गुण इस समानुपाती क्या बोलेंगे, 1 अपान अणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, 1 अपान अणु द्रव्यमान। ठीक है, 1 अपान अणु द्रव्यमान। फिर देखिए आगे क्या करते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। विलेय का वियोजन होने पर उसके अणु द्रव्यमान में कमी आती है, यानी निश्चित रूप से क्या हुआ, यदि विलेय का वियोजन होगा तो उसके अणु द्रव्यमान में कमी होती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है एग्जाम्पल के रूप में, सोडियम क्लोराइड यानी ACl। ये सोडियम क्लोराइड क्या है, जब सोडियम क्लोराइड टूटेगा तो अपने आयनों में टूट जाएगा। देखिए ये टूटता है तो यानी पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी सोडियम आयन में टूट गया और क्लोराइड आयन में टूट गया। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें, NaCl का Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वियोजित होने पर NaCl का प्रेक्षित अणु द्रव्यमान वास्तविक मान का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी NaCl का जो प्रेक्षित हमारा द्रव्यमान होगा वह वास्तविक मान का क्या होगा, आधा हो जाएगा। क्यों, आपने देखा यहाँ पे अभी XY मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए क्या है 1, इसको मान लेते हैं। फिर इसको हमने क्या किया, डिफ्यूज किया, तोड़ा। जब तोड़ा तो क्या हुआ, किस में परिवर्तित हो गया, 2 भागों में, यानी एक भाग हो गया यानी 1/2 और 1/2 यानी 2 भाग हो गए। तो मान के चलिए क्या हुआ, इसका आधा हो गया कि नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा है कि वियोजन होने पर NaCl का प्रेक्षित अणु द्रव्यमान वास्तविक मान का क्या, वास्तविक मान का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा ये वास्तव में था, इसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, अणुसंख्या गुण वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन। अणु संख्या गुण क्या होता है, विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर जो पदार्थ या जो अणु
उपस्थित रहता है या उस पर निर्भर रहता है उसे अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। तो डिफिनीशन के रूप में अगर बोला जाएगा तो कह सकते हैं विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। सूत्र हो जाएगा अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती कणों की संख्या, अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती 1/, अणु द्रव्यमान। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब आगे चलते हैं बच्चों, क्या है दूसरा पॉइंट क्या है, एसोसिएशन। क्या होगा, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या हो जाएगा, संगुणन। संगुणन से अर्थ क्या निकलता है बच्चों, संगुणन का मतलब हुआ एक दूसरे पर यानी जुड़ना। अब देखिए क्या, जब किसी विलयन में विलय के अणुओं का संगुणन होता है, जब किसी विलयन में, डेफिनेशन आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, जब किसी विलयन में विलय के अणुओं का संगुणन होता है, विलय के अणुओं का संगुणन होता है, तो उनके कणों की संख्या में कमी हो जाती है। यानी उनके जब क्या होगा, जब एक दूसरे आपस में जुड़ेंगे तो उनके कणों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, संगुणन। उदाहरण के रूप में देखिए, एसिटिक अम्ल को बेंजीन में विलय करने पर वह विलयन में निम्नानुसार द्विलक रूप में पाया जाता है। यानी एसिटिक अम्ल को किस में मिलाना है बच्चों, बेंजीन में मिलाना है। तो एसिटिक अम्ल को बेंजीन में विलय करने पर वह विलयन में निम्नलिखित द्विलक यानी डाइमर के रूप में पाया जाता है। तो यदि मान के चलिए बेंजीन का हम सूत्र C6H6 होता है, और अगर मान के चलिए हम उसकी बात करते हैं, कहना चाहिए एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होगा बच्चों, CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड है, मतलब CH3COOH। तब देखिए किस पर निर्भर रहा है, यानी C स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3, इसके बाद क्या हो जाएगा, C⋯O सिंगल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पे अभी एक बॉन्ड खाली हो रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे CH3COO -H, ये बॉन्ड ही है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए क्या होगा, CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी तो यहाँ पूरी हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ भी पूरी हो गई, हाइड्रोजन की यहाँ पूरी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं, तो ये बॉन्ड के द्वारा हम इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, यानी जोड़ दिए। तो यानी ऊपर बॉन्ड हो गया। अब नीचे कौन सा बॉन्ड लगेगा बच्चों, यानी कहना चाहिए कि ये आ गया। इसको क्या बच्चे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी सहसंयोजी बंध होगा, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध के माध्यम से बंधा होता है। अब आगे देखिए क्या कहा उन्होंने, एसिटिक अम्ल को बेंजीन में विलय करने पर वह विलयन में निम्नलिखित द्विलक के रूप में पाया जाता है। द्विलक यानी डाइमर आपका प्राप्त हो चुका है, CH3COOH। अगर आप सूत्र की बात करें तो देखिए CH3COOH, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए क्या हुआ, CH3COOH, और इसकी बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, CH3COOH। यानी क्या हुआ, ये दोनों सूत्र हैं और इनका नाम क्या होता है, यानी एसिटिक एसिड है। ये देखिए आगे समझ में बच्चों। फिर आगे देखिए कि अर्थात एसिटिक अम्ल का अणु द्रव्यमान 120 प्राप्त होता है, जबकि उसका वास्तविक द्रव्यमान या सामान्य द्रव्यमान 60 होता है। यह दर्शाता है कि एसिटिक अम्ल विलयन में द्विलक के रूप में उपस्थित होता है। ये प्रायोगिक वैल्यू होगी थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी 120 और 60 होता है जो बताया। हम इसको आपको यानी कहना चाहिए कि इसको एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये रहा आपका द्विलक और
यानी वियोजन और फंगुड़न। तो वियोजन फंगुड़न के बारे में समझ में आ गया। आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। जब किसी विलेय का विलयन में वियोजन होता है, जब किसी विलेय का विलेय में वियोजन होता है, विलयन में वियोजन होता है, तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या में वृद्धि होती है। विलयन में विलेय के कणों की संख्या में, यानी कणों की संख्या में अगर वृद्धि होगी तो वियोजन कहेंगे। और जब किसी विलयन में विलेय के अणुओं का फंगुड़न होता है तो कणों की संख्या में कमी हो जाती है, यानी इनमें कणों की संख्या में कमी होगी और इसमें वृद्धि होगी। इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं वान ठाप गुणांक के बारे में। तो बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चूँकि ये वियोजन था और फंगुड़न था, थोड़ा मैंने इसके बारे में बताया। अब जो अपना मेन पॉइंट है हमारा वान ठाप गुणांक, तो वान ठाप गुणांक के बारे में देखिए क्या होता है वान ठाप गुणांक। तो फंगुड़न या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने हेतु डिफिनीशन आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। किसकी डिफिनीशन? वान ठाप गुणांक की। संगुणन या वियोजन, यानी कहना चाहिए फंगुड़न को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो फंगुड़न या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने हेतु वान ठाप ने, किसने? वान ठाप ने सन 1886 में, किसने? वान ठाप ने 1886 में, वान ठाप ने 1886 में क्या किया? एक कारण दिया जिसे वान ठाप कारक या आई कहते हैं। मतलब संगुणन या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने हेतु वान ठाप ने 1886 में, वान ठाप ने 1886 में क्या दिया? कारक, एक फैक्टर बताया उन्होंने, और उस फैक्टर को क्या बोलते हैं? आई। आई क्या है हमारा? वान ठाप गुणांक। डिफिनीशन समझ में आ गई। वान ठाप ने 1886 में किसके लिए? संगुणन या वियोजन। 2 पॉइंट आप लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? चाहे या तो संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने हेतु, संगुणन या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने हेतु वान ठाप ने 1886 में एक कारक दिया। क्या दिया? एक कारक, लिख दीजिए। एक कारक दिया जिसे क्या कहते हैं? वान ठाप गुणांक। और वान ठाप गुणांक क्या बोलते हैं? आप ऐसे लिख दीजिए VHF, वान ठाप फैक्टर। यानी वान ठाप फैक्टर किसके नाम से जानते हैं? आई के नाम से। याद रखिएगा, ये आपकी डिफिनीशन लिखी हुई है। ठीक है, बन जाएगी डिफिनीशन। संगुणन या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए वान ठाप ने 1886 में एक कारक दिया जिसे वान ठाप गुणांक कहते हैं, और इसे आई से व्यक्त करते हैं। कौन सी आई होगी? वह स्मॉल आई होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये वान ठाप कारक समझ में आपके आ गया। अब आगे फार्मूला लिखिए। अर्थात I= क्या हो जाएगा? I=, अब इसमें फार्मूला लिखिए आप। क्या होगा फार्मूला? सामान्य अणु द्रव्यमान, सामान्य अणु द्रव्यमान अपान प्रेक्षित अणु द्रव्यमान, प्रेक्षित अणु द्रव्यमान। फार्मूला क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपान प्रेक्षित अणु द्रव्यमान। अब प्रेक्षित में क्या बोल देंगे उसको? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। मैंने ऑब्जर्व किया, प्रेक्षित किया, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, यानी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा एक, और इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगर इसको हम क्या बच्चे, मतलब इसको अगर हम फैम्बल में दर्शाते हैं तो क्या बात करते हैं? MT/MO। क्या हो जाएगा आपको? MT/MO।
ओ का मतलब होगा ऑब्जर्व, टी का मतलब होगा थ्योरेटिकल। सामान्य अणु द्रव्यमान जो हमारा क्या होता है, थ्योरेटिकल से होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल। क्योंकि सामान्य को हम सैद्धांतिक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक। ये सामान्य को क्या बोला गया, सैद्धांतिक, और सैद्धांतिक को क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल। यानी थ्योरेटिकल के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, और इन्होंने इसको प्रेक्षित किया यानी ऑब्जर्व मैंने किया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सामान्य या सैद्धांतिक अणु द्रव्यमान, और क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल और मॉलिक्यूलर मास, और ये आपका हो जाएगा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। यानी आप इतना याद रखिए, I = EMT अपान MO। याद हो गया आपको, I = EMT अपान MO। अब आगे चलिए, अणु द्रव्यमान का मान अणु संख्या गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हमारा जो अणु द्रव्यमान होगा, तो अणु द्रव्यमान का जो मान होगा वह अणु संख्या गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः वान ठाप गुणांक I को निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जाता है। तो कैसे व्यक्त किया जाएगा, तो लिख दीजिए, उसका भी फार्मूला लिख दीजिए। I = क्या हो जाएगा, I = अणु संख्या गुण का प्रेक्षित मान अपान अणु संख्या गुण का सामान्य मान। यानी I = हो जाएगा अणु संख्या के अणु संख्या गुण का प्रेक्षित मान अपान अणु संख्या गुण का सामान्य मान। अणु संख्या के गुण का सामान्य मान। इसको आप अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व, ओ भी देखिए, इस पे लिख लीजिएगा OBFER, VED, ऑब्जर्व, OBFER VED। ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व OBFER VED। ऑब्जर्व इसमें होगा, OBFER VED होता है, ठीक। और अपान प्रेक्षित को लिख दीजिएगा, क्या होगा, नॉर्मल और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों लिख दीजिए, नॉर्मल और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक बच्चों, समझ में आ गया क्या? तो I = क्या हो जाएगा, अणुसंख्या गुण का प्रेक्षित मान, यानी अणुसंख्या गुण का प्रेक्षित मान अपान क्या हो जाएगा, अणुसंख्या गुण का सामान्य मान। यहाँ पे क्या था, I = सामान्य अणु द्रव्यमान अपान प्रेक्षित अणु द्रव्यमान, यानी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपान ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। और अब जब I का जो मान होगा वह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, अणु संख्या गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या हो जाएगा, अणु संख्या गुण का प्रेक्षित मान अपान अणु संख्या गुण का वास्तविक या सामान्य, वास्तविक भी बोलते हैं यहाँ पे, का प्रेक्षित मान। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये आपका फार्मूला था। अब आप लास्ट में थोड़ा दे लिख लीजिए, यानी इसकी कुछ
कहना चाहिए कि पॉइंट्स आते हैं। इस पॉइंट के आधार पर आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसके आधार पर हम क्या समझेंगे यहाँ पे, वह देखिए। मान लीजिए आई 3 पॉइंट होते हैं इसके। यदि विलेय का वियोजन हो तो, यदि विलेय का वियोजन हो तो, यदि विलेय का मान लीजिए वियोजन होगा, तब क्या कहेंगे, MO इज लेस देन MT। MO इज लेस देन MT। MT मतलब आपका हो जाएगा, आपको मॉलिक्यूलर थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर हो जाएगा, और MO मतलब ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास और थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मान लीजिए यदि विलेय का वियोजन हो तो MO इज लेस देन MT तथा I इज ग्रेटर देन 1। क्या होगा, तथा I इज ग्रेटर देन 1, यानी क्या होगा यहाँ पे, I इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, I का मान 1 से क्या है, यहाँ पे I का मान 1 से अधिक होगा। इतना समझ में आ गया। ये पेपर पूछता है यदि विलेय का वियोजन हो तो MO इज लेस देन MT तथा I इज ग्रेटर देन 1, यानी I का मान क्या होगा, यहाँ पे 1 से अधिक होगा। फिर दूसरा पॉइंट डालिए, यदि विलेय का संगुणन हो तो, दूसरा में क्या होगा, यदि विलेय का संगुणन हो तो, यदि विलेय का संगुणन हो तो क्या हो जाएगा, MO इज लेस देन, या MO इज ग्रेटर देन हो जाए, MO इज ग्रेटर देन MT। MO इज ग्रेटर देन MT। तो इसको आगे क्या लिखेंगे, फिर आगे तथा क्या लिख दीजिए यहाँ पे, तथा I इज लेस देन 1। अब यहाँ पे I का मान क्या होगा बच्चों, I का मान 1 से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I इज लेस देन 1 लिखा हुआ है, यानी I का मान यहाँ पे कम होगा। किससे कम होगा, 1 से कम होगा। फिर तीसरा पॉइंट होता है, यदि विलेय विद्युत अनपघट्य हो तो, यदि विलेय विद्युत अनपघट्य। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, यदि विलेय विद्युत अनपघट्य हो तो, तब क्या होगा, यदि विलेय अनपघट्य होगा तो इसके लिए हम क्या करें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो तो M0 या MO इजकल टू MT। क्या हो जाएगा, M0 ना कहा जाए बल्कि MO इज ग्रेटर देन, MO इजकल टू MT, ग्रेटर देन भी नहीं होगा और MT होगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और कब होगा, अनपघट्य। अनपघट्य मतलब क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। और जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, I का मान क्या होगा बच्चों, I का मान क्या होगा, I का मान हो जाएगा आपका 1, यानी I एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप नोट कर सकते हैं। और देखिए इसमें बांठा गुणांक के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके थोड़ा संबंध देख लेते हैं, क्योंकि I का मान यहाँ पे थोड़ा एक बार और देख लीजिए। यदि विलेय का वियोजन हो रहा है, यदि विलेय का संगुणन हो रहा है, और यदि विलेय का विद्युत अनपघट्य हो रहा है, यानी यदि विलेय का वियोजन होगा तो M0 इज लेस देन MT। M0 का मतलब होगा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, MT का मतलब होगा थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, तथा I इज ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ पे क्या होगा, I का मान 1 से क्या होगा, अधिक होगा। दूसरे पॉइंट में अगर आपकी बात हो जाए, यदि विलेय का संगुणन होता है तो MO इज ग्रेटर देन MT, मॉलिक्यूलर ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास और या थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होगा, I इज लेस देन 1, यानी यहाँ पे 1 I का मान 1 से कम होगा। यदि विलेय विद्युत अनपघट्य हो तो M0 या MO इजकल टू MT, यानी दोनों का मान एक दूसरे क्या होगा, बराबर। फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया हूँ।
क्या हुआ, I इज इक्वल टू AMT अपान O। AMT अपान MO का मतलब क्या होगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास यानी OVFERVD, ठीक है। और I इज इक्वल टू क्या होगा, जब वो एक दूसरे के अणु संख्या गुण के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा तब उन्होंने क्या मान निकाला, I इज इक्वल टू अणु संख्या के गुण का प्रेक्षित मान अपार अणु संख्या गुण का वास्तविक मान या सामान्य मान, इसको हम कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल, नॉर्मल और थ्योरेटिकल दोनों कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसके बाद हम बांठ-हाफ गुणांक और अणु संख्या गुण में संबंध देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे लिखना चाहता हूँ। क्या क्या पूछा उन्होंने, बांठ-हाफ गुणांक और अणु संख्या गुणधर्म में संबंध। तो ये संबंध कैसा होगा देखिए, क्योंकि आपको अणु संख्या गुणधर्म पढ़ा चुके हैं। अणु संख्या गुणधर्म होता क्या है, कोई बोलेगा। अभी इसके पहले मैंने डिफिनीशन बताया था, यानी कि विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर, यानी विलयन का वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे ही अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट होगा बांठ-हाफ गुणांक I एवं अणुसंख्या गुण में संबंध। बांठ-हाफ गुणांक I एवं अणुसंख्यक गुणों में संबंध। ठीक है, बांठ-हाफ गुणांक I और अणुसंख्या गुणधर्म में संबंध। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है अणुसंख्या गुणधर्म को। तो हम चलते हैं बांठ-हाफ फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कर देंगे, संबंध यानी रिलेशन देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा पॉइंट क्या कहा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है, लास्ट में आपका परासरण दाब। परासरण दाब। ठीक है बच्चों, ये हुआ। तो अब आपको पता होगा इनका सभी का फार्मूला, आप सभी को पता होगा। XV इक्वल टू क्या होता है, PA स्टैंडर्ड माइनस PA अपान PA स्टैंडर्ड, यानी क्या होगा फार्मूला, XV इक्वल टू PA स्टैंडर्ड माइनस PA अपान PA स्टैंडर्ड। यहाँ क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा TF, नहीं F नहीं होगा, डेल्टा TB होगा। क्या यही था ना, डेल्टा TB इक्वल टू KVM। क्या था, KVM, यही था कि नहीं था, याद है आपको। और हिमांक के अवनमन का फार्मूला बताइए, डेल्टा TF था, डेल्टा TF इक्वल टू KFM। परासरण दाब को किससे दर्शाते हैं बच्चों, पाई से दर्शाते हैं। और पाई इक्वल टू होता क्या है, NV अपान NV, N अपॉन V इंटू RT। ये आप फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये बताइए आप। इक्वल टू CRT, इक्वल टू CRT, इतना आप पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े हैं।
बाफ दाब में आपेक्षिक वर्ण का फार्मूला एक्स बी इक्वल टू पी ए स्टैंडर्ड माइनस पी अपन पी ए स्टैंडर्ड, ये था पहला। दूसरा पॉइंट था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। तीसरा पॉइंट था डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। और पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई क्या है, बाफ पराफर दाब को पाई से दर्शाते हैं, पाई इक्वल टू एन भी एन अपान भी इंटू आर टी इक्वल टू सी आर टी। ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहा उन्होंने, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, हम संबंध देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो देखिए क्या हुआ इन्होंने। अब अच्छा, वांट ऑफ गुणांक को आई से दर्शाते हैं और जो वांट ऑफ फैक्टर हमारा है ये सभी उन्हीं का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इनमें आई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका वांट ऑफ गुणांक और इसमें संबंध बन जाएगा। तो पी ए स्टैंडर्ड यानी आपका कहना चाहिए, इसको अगर यहाँ पे भी लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स बी, तो इसके पहले मैंने आई लगा दिया और आई के बी एम। आई का तो मैंने क्यों यूज कर रहा हूँ, आई के बी एम का मतलब क्या हो जाएगा, वांट ऑफ गुणांक आई लगा दूंगा तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, संबंध। हिमांक में और आप पढ़े हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम है, तो आप क्या पढ़िए, आई के एफ पढ़िए। इसके बाद पराफरण दाब जो है, पराफरण दाब पाई इक्वल टू हो जाएगा आई एन अपान वी इंटू आर टी, और यह किसके बराबर हो जाता है, आई सी आर टी के। तो क्या रहा बच्चों, ये 4 पॉइंट हो गए अपने पास। और क्या है ये, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी दोनों के बीच में संबंध पूछा जाएगा और उसके बीच में आप संबंध, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इतना याद रखना है कि आपके पास फार्मूला पहले से था, डेल्टा टी एफ या डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी एम आप पता पहले से था, हमने यूज किया सिर्फ आई। अब आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक। और इसमें क्या हुआ, पाई इक्वल टू एन वी अपान आर टी आप सुने होंगे, पाई इक्वल टू एन वी अपान आर टी में मैंने क्या लगा दिया, आई लगा दिया, पाई इक्वल टू आई एन अपान भी इंटू आर टी इक्वल टू आई सी आर टी। तो ये आपका क्या रहा, वांट ऑफ गुणांक और अणुसंख्यक गुणों में संबंध, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आपका ये खत्म होता है वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, रिलेशन भी बता दिया और वियोजन और संगुणन के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप घर में इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट्स भी कर दिया करिए कि सर बहुत अच्छा है, आप इसी तरह से हमें देते रहें और हम पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो वांट ऑफ गुणांक के बारे में था और मैं इसको ख़त्म किया। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को ज़रूर बताइए, सेंड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।